हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म आउटसाइड यूरोप, यानी यूरोप के बाहर किस तरह, और एग्जांपल लेकर चलेंगे आज हम चाइना और कोरिया का। चाइना और कोरिया में किस तरह कम्युनिज्म फैला, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको मेरे नाम से वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं तो वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं पिछले सेशंस को। आज के टॉपिक को अगर आपको डिटेल में समझना है, आपको कोल्ड वॉर अच्छे से समझनी पड़ेगी, किस तरह यूएसए और यूएसएसआर की दुश्मनी बनी, उससे पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान की घटनाएं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच की घटनाएं। तो इन सारे इवेंट्स को आप थॉरोली पढ़ते हुए आएंगे, तभी आज का टॉपिक और आगे आने वाले टॉपिक्स के साथ आप जस्टिफिकेशन कर सकेंगे। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं मेरे सेशंस को, तो आप बिल्कुल डेफिनेटली वाउच कर सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल पिछले सेशंस देखना बहुत अनिवार्य है। और जो मैं सेशंस में सवाल पूछता हूं, उनका जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर देंगे और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करेंगे कि आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं या बुरे। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म आउटसाइड यूरोप, और इसमें आज हमें समझना है क्या, चाइनीज रेवोल्यूशन और कोरियन वॉर को। ठीक है, जो वियतनामीज वॉर है उसके लिए एक अलग सेशन लेंगे हम। ठीक है, बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चाइनीज रेवोल्यूशन क्या थी। ठीक है, चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ व्हाट, 1911 नहीं, 1949, क्योंकि 1911 की चाइनीज रेवोल्यूशन हम कवर कर चुके हैं। तो इस चाइनीज रेवोल्यूशन को समझने के लिए इसका जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में हमें वर्ल्ड वॉर 2 को समझना है पहले, तो है ना। वर्ल्ड वॉर 2 के बीच की घटनाओं को समझना है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान क्या हुआ था। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने देखा कि किस तरह विश्व में 2 बड़ी शक्तियां उभर कर आई, यूएसए और यूएसएसआर। ठीक है, सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए और यूएसएसआर 2 बड़ी शक्तियां आई, और जो पूरी धरती है जो बट गई कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट ब्लॉक में। कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ जो है वो वेस्टर्न यूरोपियन शक्तियां जुड़ गई, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और कम्युनिस्ट ब्लॉक में यूएसएसआर के आसपास की जो कंट्रीज है उनको सोवियत यूनियन में जोड़ दिया गया। लेकिन अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थे, जो नए नए डीकोलोनाइज्ड नेशन थे, या वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से जो वॉर टोर्न नेशंस थे, भले वो एशिया के हो, अफ्रीका के हो या यूरोप के हो, अब उन सब को जो है वो साइड लेनी अनिवार्य थी। जरूरी नहीं है कि साइड लें, वो कुछ जगहों पर अनिवार्य भी थी, क्योंकि जो बिल्कुल ही डेस्परेट पुअर नेशंस थे उनको तो लेनी ही पड़ी साइड। तो ऐसे नेशंस जो अपने आप को नॉन अलाइन ना कर सकें, क्योंकि नॉन अलाइन मूवमेंट में मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, सो यहां पर आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट भी पता होना चाहिए, कौन कौन से देश जो है वो यूएसए और यूएसएसआर के चंगुल में नहीं आए। तो यूएसए और यूएसएसआर का अपना अपना खुद का इकोनॉमिक ऑर्डर वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये हम पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं। ठीक है, सो ऐसे पुअर और डेस्परेट राष्ट्र जो कि चाहते थे कि उनको साथ मिल जाए किसी का, उनको उन देशों में सिविल वॉर छिड़वाना, उन देशों की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना, उन देशों की इकोनॉमी को अपने हिसाब से अलाइन करना ही एजेंडा था यूएसए और यूएसएसआर का। और इसके लिए उन्होंने पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का साथ लिया, जहां पर सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म और यूएसए ने कैपिटलिज्म या डेमोक्रेसी का सहारा लिया। ठीक है, सो ये बैकग्राउंड आपके पास थॉरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर, यूएसए और यूएसएसआर की आपस में लड़ाई, ये सारी चीजें पिछले टॉपिक में करा चुका हूं, इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं। ये बैकग्राउंड है, ये आपको पता होना चाहिए आज का टॉपिक समझने के लिए। दूसरी चीज, आपको चाइना का इतिहास पता होना चाहिए। मैंने आपको चाइना का इतिहास वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, ठीक है, मंचू डायनेस्टी, फिर उसके बाद जो है वो 1911 की रेवोल्यूशन, उसके बाद मैंने आपको केएमटी और सीसीपी का आपस में कॉन्फ्लिक्ट, 1937 1918 से 1927 के बीच में वॉरलॉर्ड पीरियड के बाद 1930 1928 या 27 के बाद 1937 तक किस तरह केएमटी ने सीसीपी को भगाया। फिर 1937 जापान ने जब ऑल आउट जो है वो इन्वेजन कर दिया चाइना का, तो फिर केएमटी और सीसीपी ने हाथ जोड़ लिए चाइना के खिलाफ। और फिर 1945 में फाइनली जब जापान हारा है वर्ल्ड वॉर 2, जापान ने जब सरेंडर किया है, तो उसके बाद के चाइना को आज हमें समझना है, उसके बाद चाइना में क्या हुआ। सो दैट मीन्स आज के टॉपिक को थॉरली आपको कवर करना है, तो आपको यूएसए और यूएसएसआर, कोल्ड वॉर, पहली चीज तो आपको कोल्ड वॉर की जो घटनाएं हैं वो पता होनी चाहिए, या यूएसए और यूएसएसआर का जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है पता होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर 2 में क्या घटनाएं घटी ये पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, आपको जो है वो 1937 से
1945 के बीच जापान के खिलाफ किस तरह केएमटी और सीसीपी मिलकर लड़े हैं, यहां तक का आपका पूरा कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। और इससे पहले केएमटी वर्सेस जो चला है सीसीपी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो केएमटी यानी कि कुमिंटांग यानी कि जो नेशनलिस्ट पार्टी है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उन्होंने पहले वॉरलॉर्ड्स के खिलाफ हाथ जोड़े, मतलब एक दूसरे का साथ दिया, अलायंस किया, फिर वो आपस में लड़ते रहे, फिर जापान के खिलाफ उन्होंने अलायंस बनाया, और अब समय आया है कि अब देखेंगे कि वो अलायंस बनाएंगे या लड़ेंगे आपस में। ठीक है, सो पहले तो ये इनका इंटरनल मैटर था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अब जो है वो दो नए खिलाड़ी यूएसए और यूएसएसआर भी जो है वो गेम में उतर आए हैं। और यूएसएसआर ऑब्वियसली बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री या कम्युनिस्ट जो है वो रिजीम, सीसीपी का सपोर्ट किया, और यूएसए ने सपोर्ट किया नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि ऑलरेडी ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड वहां के कैपिटलिस्ट हैं चाइना के, उनका सपोर्ट कर रही थी। दैट मीन्स जो केएमटी है उसको सपोर्ट मिला किसका? यूएसए का, राइट। और मैंने आपको बताया ही यूएसए और यूएसएसआर किस तरह जो डेवलपिंग जो स्ट्रगल करते हुए राष्ट्र है उनको जो है वो सिविल वॉर में उलझा देते हैं, और उनकी सिविल वॉर्स का फायदा उठाकर वो अपने हिसाब से उनकी इकोनॉमी को मोल्ड कर लेते हैं। जो भी जीतता है, जहां पर यूएसए जीतता है वो अपने हिसाब से अपने साथ जोड़ लेता है, जहां पर यूएसएसआर जीतता है उस देश को वो अपने, यानी कि उस देश को वो सोशलिस्ट बना देते हैं या कम्युनिस्ट बना देते हैं। जहां पर यूएसए जीत जाता है उस देश में वो डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश कर लेते हैं, एक सूडो गवर्नमेंट बना देते हैं, और वहां के रिसोर्सेज को चैनल कर देते हैं यूएसए की तरफ। तो ये ऑलरेडी ये सारी चीजें हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, ये बैकग्राउंड है। ठीक है, सो आज के टॉपिक को समझने के लिए पहले आपको क्या प्रिपेयर्ड होना चाहिए? कोल्ड वॉर, यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। दूसरी चीज केएमटी वर्सेस सीसीपी और केएमटी और सीसीपी का अलायंस, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और तीसरी नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड जो कंट्रीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अब कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जापान के सरेंडर के बाद जो है वो चाइना में क्या क्या घटनाएं घटी और किस तरह चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है वो नेशनलिस्ट पार्टी की थी, वो केएमटी की थी। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान देखिए पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 पॉपुलर सपोर्ट फॉर द कम्युनिस्ट इंक्रीज्ड। अब देखिए केएमटी वर्सेस सीसीपी की बात करते हैं। ठीक है, सो केएमटी ने भगा कर मारने की कोशिश करी सीसीपी को, ये मैंने आपको बताया ही था। और सीसीपी को वो लॉन्ग मार्च करना पड़ा 6000 माइल्स का, जिसमें हजारों के हिसाब से जो है वो कम्युनिस्ट सिंपथाइजर्स को मार दिया गया, या तो एग्जाइल चाइना से बाहर निकाल दिया गया, या तो उनको इम्प्रिजन कर दिया गया। ठीक है, और केएमटी ने जिस तरह के वायदे किए थे कि वो क्या करेंगे कि वो लोगों का, लेबर्स की हालत सुधारेंगे, पीजेंट्स की हालत सुधारेंगे, लेकिन केएमटी जो है वो एक एलिटिस्ट पार्टी के रूप में जमी रही। केएमटी केवल चाइना के ट्रेडिशनल लैंड ओनर्स, चाइना के ट्रेडिशनल जो कैपिटलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, नॉट जस्ट चाइना लेकिन यूरोपियन जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट और लैंड ओनर्स का जो है वो सपोर्ट करती रही। दैट मीन्स आम जनता, पीजेंट्री और लेबर्स का जो है वो साथ केएमटी ने नहीं दिया। लेकिन केएमटी और सीसीपी ने जब अलायंस क्रिएट किया, किसके खिलाफ? पहले तो लड़ते रहे आपस में। सो जो एरिया सीसीपी जीतती गई वहां पर वो लैंड रिफॉर्म लाते गए। मैंने आपको लैंड रिफॉर्म बताया था ना सीसीपी का, कि किस तरह जो एरिया सीसीपी जीतती गई वहां पर उन्होंने आम जनता को जमीनें बांटनी शुरू कर दी। इससे आम जनता में जो पकड़ है वो सीसीपी की बढ़ी, क्योंकि माओ जेडोंग को अपनी पॉलिसीज, अपनी स्ट्रेटजीज बदलनी पड़ी थी, क्योंकि शहरों से खदेड़ दिया गया था सीसीपी को। 1919 से 1921 के बीच मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद कीजिए उस सेशन को अगर आपने देखा है तो। ठीक है, और माओ जेडोंग ने अपनी सारी एनर्जीज को कंसंट्रेट किया रूरल एरिया में और पीजेंट्री में अपना जो है वो सपोर्ट बनाया, और एक के बाद एक जो है वो रूरल एरिया को अपने कंट्रोल में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी करती गई। जो रूरल एरिया कम्युनिस्ट पार्टी अपने कंट्रोल में करती गई, वहां के लोगों को जमीनें वो बांटते गए, लैंड रिफॉर्म्स अपने लाते गए, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रॉमिस भी किया था। तो दैट मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी अपने प्रॉमिस पर खरी उतर रही थी, इसीलिए उनके साथ जनता जुड़ती जा रही थी। केएमटी ने जो वायदे किए थे, केएमटी अपने वायदों को पूरा नहीं कर रहे थे, तो केएमटी के पास भले ही प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूशनरी, जुडिशरीज, आर्मी वगैरह सब और पॉपुलर सपोर्ट खासतौर पर कैपिटलिस्ट राष्ट्रों का भले ही केएमटी के पास हो, लेकिन जनता का सपोर्ट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ था। ठीक है, और केएमटी जो है वो उन सब लोगों को जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट कर रहे थे, उनको क्या कर रहे थे? सप्रेस। ठीक है, वो भी ब्रूटली सप्रेस कर रहे थे, या तो उनको एग्जाइल कर दे रहे थे, या तो उनको एग्जीक्यूट कर दे रहे थे, या तो उनको इम्प्रिजन कर दे रहे थे। तो ये हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। नाउ
सो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मैंने आपको बताया अलायंस किया 37 से 45 तक KMT CCP का अलायंस चला जापान के खिलाफ, और वर्ल्ड वॉर 2 में वो जापान के खिलाफ लड़ते रहे, जिसमें KMT बीजिंग हार गया जापान से, लेकिन CCP जो है वो काफी एरिया जापान से, मतलब स्टिफ रेसिस्टेंस जो है वो CCP ने दिया, डिस्पाइट बीइंग जो है वो मिलिट्रीली इन्फीरियर। जापान से ऑब्वियसली CCP के लोग मिलिट्री इन्फीरियर थे, लेकिन CCP का जो मोरल था, जो जनता में जोश था CCP के प्रति, उस जनता का जोश और साथ ही साथ जनता का जो मास सपोर्ट है प्लस गुरिल्ला वॉरफेयर, क्योंकि जापान आउटसाइडर था और CCP के पास लोकल लोगों का सपोर्ट था, और जो लोकल टेरेन है उसका बहुत बेहतरीन CCP ने इस्तेमाल किया गुरिल्ला वॉरफेयर में, और जापान को स्टिफ रेजिस्टेंस दिया। इससे CCP की जीत हुई जापान के खिलाफ और KMT की हार हुई। ओवरऑल चाइना पिस रहा था, ओवरऑल चाइना के काफी बड़े एरिया में जापान ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन CCP कई सारे एरिया में जापान से जीतने में कामयाब रही बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलर सपोर्ट, जिससे जनता में CCP की तरफ जो है वो काफी सपोर्ट बढ़ा, और KMT की तरफ जो है वो जनता का सपोर्ट घटा। जनता कौन? जो पीजेंट्री है, जो लेबर्स हैं, ठीक है। Now, US officials in China reported a dictatorial suppression of dissent in nationalist control areas. अब देखिए, CCP की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, KMT की पॉपुलैरिटी घटती जा रही है। तो ऐसा वो सभी एरिया जो कि KMT या नेशनलिस्ट पार्टी के कंट्रोल में है, वहां पर अगर कोई कम्युनिस्ट सिंपथाइजर निकल आता है तो उसको एग्जाइल चाइना से बाहर निकाल दिया जा रहा है, या तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा है, या तो उसे इम्प्रिजन कर दिया जा रहा है। और ये US ने डॉक्यूमेंट किया, US के मीडिया ने डॉक्यूमेंट किया और UN में भी दिखाया, और पूरे वेस्ट में ये चला कि चाइना किस तरह अपने ही लोगों को मार रहा है, नेशनलिस्ट पार्टी। पहली चीज। दूसरी चीज, जब जापान चाइना पर अटैक कर रहा था तो KMT ने CCP पर अटैक करना जरूरी समझा, बजाय के जापान के लिए जो है वो जापान के अग्रेशन के प्रति एक डिफेंस क्रिएट करे। और वहां पर जापानीज आर्मी ने हजारों के संख्या में चाइनीज लोगों को खड़ा कर कर मशीन गन से फायर किया उन पर, और KMT ने कुछ नहीं किया ऐसे में, ठीक है। और इनफैक्ट अगर CCP विरोध कर रहा है KMT की चुप्पी का, तो CCP या अन्य अगर जनता भी KMT की चुप्पी का जापान के खिलाफ अगर विरोध कर रहा है, तो जो KMT है या जो नेशनलिस्ट पार्टी है उन्हें एग्जीक्यूट कर दे रही है। तो ये एक डिक्टेटोरियल सप्रेशन जो है वो ऑफ डिसेंट, यानी अगर कोई भी आवाज उठाता है उसके प्रति, इसको डॉक्यूमेंट किया गया US द्वारा। ऐसा अब US क्यों कर रहा है, या US जो है वो KMT की प्रति प्रोपेगेंडा क्यों चला रहा है? क्योंकि US नहीं चाहता कि KMT जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने आप को स्ट्रांग बनाए। US चाहता है कि KMT की इमेज जो है वो धूमिल रहे, ताकि कहीं ना कहीं UN के रास्ते US से जो है वो चाइना पर अपना कंट्रोल बनाए रखे। क्योंकि चाइना में अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक स्ट्रांग गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाती है, तो इस सारे युद्ध लड़ने का फायदा क्या हो जाएगा? क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग चाइना, साउथ ईस्ट एशिया पूरे एरिया को, अगर चाइना में स्ट्रांग गवर्नमेंट आ जाती है तो वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल कर ले जाएगी। सो दैट मीन्स UN के रास्ते US को बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चाइना को कंट्रोल में रखे। दूसरी चीज, USSR का यानी सोवियत यूनियन का या कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना पर नहीं फैलना चाहिए, ये भी US की प्रायोरिटी है। दैट मीन्स US जो है वो मदद तो कर ही रहा है USSR के खिलाफ या CCP के खिलाफ, KMT की US मदद तो कर ही रहा है, वहीं वो KMT को एक बैड गाय के रूप में पोर्ट्रे भी कर रहा है, ताकि समय आने पर वो UN के माध्यम से KMT की सरकार को कंट्रोल कर सके। समझ रहे हैं आप UN का खेल और US का खेल? UN का इस्तेमाल कर रहा है US, क्यों? क्योंकि US जो है वो कोल्ड वॉर के दौरान डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आ सकता। देखिए, US की पॉलिसी मैंने आपको हमेशा से बताई है, US जो है वो अपने आप को आइसोलेशन की पॉलिसी में रखता है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों से फायदा, लड़ने वाले दोनों ही पक्षों से US फायदा निकालना चाहता है। इसलिए US डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से हमेशा बचता रहा, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खास तौर पे US डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बचा, क्योंकि रशिया के पास भी अब न्यूक्लियर वेपन्स थे, और अगर US जो है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आता है USSR से, तो एक न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट का खतरा बना हुआ था। ये न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट जो है वो एक बहाना भी मान सकते हैं। US से युद्ध नहीं चाहता था डायरेक्ट, इसलिए USA जो है वो UN का इस्तेमाल करता है, UN की पीस कीपिंग फोर्सेस का इस्तेमाल करता है, या अन्य कई बहानों का इस्तेमाल करता है। आज हम चाइना के केसेस में देखेंगे कहां कहां पर उन्होंने जो है वो ऐसे एक्सक्यूजेस का इस्तेमाल किया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नाउ दीज अनडेमोक्रेटिक पॉलिसीज कंबाइंड विद वॉर टाइम करप्शन। देखिए, पहले तो हमने देखा कि किस तरह कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पॉपुलर है, फिर हमने देखा कि USA जो है वो KMT को बदनाम कर रही है, वैसे बदनामी के वो लायक भी थे।
फिर तीसरा हमने देखा कि जो अनडेमोक्रेटिक पॉलिसीज कहा यूएस ने, केएमटी की पॉलिसीज को कहा अनडेमोक्रेटिक, कंबाइंड विद वॉर टाइम करप्शन। और केएमटी जो है वो बहुत करप्ट हो चुका था क्योंकि केएमटी कमजोर हो गया था बहुत ज्यादा, केएमटी के पास पॉपुलर सपोर्ट था नहीं, केएमटी को अपना बिजनेस बचाना था क्योंकि धीरे धीरे सीसीपी मजबूत होता जा रहा था। सो केएमटी बहुत ज्यादा क्या हो गया था, करप्ट। ठीक है, देखिएगा, दीज अनडेमोक्रेटिक पॉलिसीज कंबाइंड विद वॉर टाइम करप्शन मेड द रिपब्लिक ऑफ चाइना गवर्नमेंट वनरेबल टू द कम्युनिस्ट थ्रेट। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर केएमटी कमजोर हो रही है तो केएमटी की जगह कौन लेने वाला है, सीसीपी लेगी या सीपीसी लेगी। और यही जो है वो यूएसए के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है कि कहीं जो है वो कम्युनिस्ट रिजीम ना आ जाए चाइना में। क्योंकि देखिए 1945 के बाद चाइना को क्लियर बात ये लग रही है कि यूएसए को क्लियर बात ये लग रही है कि अगर चाइना में कम्युनिस्ट रिजीम आया तो वो तुरंत जो है वो मॉस्को के कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर मॉस्को यानी यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के पास चाइना के रिसोर्सेज आ गए तो फिर इंडो चाइना उनके हाथ से जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो पूरा का पूरा ईस्ट, या खास तौर इस तरह कहा जाए कि पूरा का पूरा जो है वो ईस्टर्न एशिया इंक्लूडिंग साउथ ईस्टर्न एशिया जो है वो कम्युनिस्ट के हाथ में चला जाएगा। और इट विल बी अ ग्रेट डिफीट फॉर द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, बहुत बड़ी डिफीट, मतलब दो ध्रुव बढ़ जाएंगे, पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो कम्युनिस्ट हो जाएगा। यह बहुत बड़ा हिस्सा ईस्टर्न हेमिस्फीयर का। तो चाइना यूएसए या कैपिटलिस्ट ब्लॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चाइना को बचाकर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए केएमटी का सपोर्ट यूएसए हर मुमकिन जगह पर करेगा। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी मजबूत है, कम्युनिस्ट पार्टी पॉपुलर है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉर इट्स पार्ट एक्सपीरियंस्ड सक्सेस इन इट्स अर्ली एफर्ट्स एट लैंड रिफॉर्म एंड वॉज लॉर्डेड बाय पीजेंट्स फॉर इट्स अनफ्लैगिंग एफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट जापानीज इन्वेडर्स। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी के पास खुला सपोर्ट है जनता का, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने जो वायदा किया कि वो लैंड रिफॉर्म लेकर आएंगे, उन्होंने वो वायदा पूरा किया। दूसरी चीज, केएमटी ने जो जनता, आम जनता का सपोर्ट नहीं किया था। केएमटी भले ही सरकार में थी, सरकार भले ही केएमटी की थी, ठीक है, लेकिन केएमटी आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रही थी और आम जनता के शुभचिंतक के रूप में सीसीपी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। दूसरी बात, केएमटी जिस तरह जापानीज से हारी थी और सीसीपी जिस तरह जापानीज से जीती थी, इससे जो है वो, मैंने आपको हमेशा से बोला है, चाइनीज पीपल आर वेरी प्राउड। तो जीतने वाले के प्रति जो है वो ज्यादा उनका सपोर्ट रहा। तो सीसीपी अगर जापानीज से जीत रहा है तो उन्होंने दे मेड चाइना प्राउड, और चाइना के एंसेस्ट्री को प्राउड बनाया सीसीपी ने। इसलिए आम जनता का खुला सपोर्ट सीसीपी के साथ था। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ जापानीज सरेंडर 1945, जापान ने सरेंडर किया वर्ल्ड वॉर 2 में, सेट द स्टेज फॉर द रिसर्जेंस ऑफ सिविल वॉर इन चाइना। अब देखिए जापान का सरेंडर है, अब चाइना के इतिहास में जाते हैं फिर से। मैंने आपको बोला ना, चाइना का इतिहास आपको पता होना चाहिए, तभी आप चाइना का प्रेजेंट समझ पाएंगे। यही तो मैं बार बार बोलता हूं कि प्रेजेंट डे सिनेरियोज, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, ठीक है, इन सभी सिनेरियोज को समझने के लिए आपको इतिहास से उनकी जड़ें निकालनी पड़ेगी। सो 1945 के दौरान अगर आप अपने आप को रखते हैं कि यानी वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ है, और उसके बाद अगर आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप चाइना के इतिहास को देखेंगे। तो चाइना के इतिहास में हम जाएं अगर 1916 या 15 के बाद जो वॉरलॉर्ड एरा शुरू हुआ चाइना में, और इस वॉरलॉर्ड एरा के दौरान किस तरह केएमटी और सीसीपी ने क्या किया, आपस में हाथ मिला लिए, ठीक है, अलायंस क्रिएट कर लिया। अलायंस क्यों क्रिएट किया? ताकि वो वॉरलॉर्ड से चाइना को आजाद करा सके। चाइना में जो डिसइंटीग्रेशन फैल गया है, चाइना को सेंट्रलाइज किया जा सके, ठीक है, ताकि चाइना जो है वो यूरोपियन शक्तियों के कंट्रोल में ना आ जाए, यूरोपियन इंपीरियलिस्टिक शक्तियों के कंट्रोल में ना आ जाए। फिर उसके बाद हमने देखा जब वॉरलॉर्ड एरा खत्म हुआ 1927 के बाद, तो फिर केएमटी ने सीसीपी को खदेड़ना शुरू किया। उसके बाद हमें केएमटी वर्सेस सीसीपी का एरा नजर आता है, ठीक है। और 1927-28 से लेकर 1937 तक जब जापान ने फुल फ्लेज्ड अटैक कर दिया चाइना पर, तब जाके केएमटी ने फिर से जो है वो हाथ मिला लिए सीसीपी से, अलायंस फिर से क्रिएट कर लिया ताकि अब वो जापान से लड़ सके। लेकिन जापान ने सरेंडर किया तो अब फिर से वो समय आया कि केएमटी अब सीसीपी को फिर से लात मारे और शक्ति से उतारे और केएमटी जो अपनी सरकार बनाए। लेकिन यहां पर अब उल्लू जो है वो बदल चुका है, यानी कहने का मतलब कि सिनेरियो चेंज हो चुका है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीसीपी जो है वो पहले पॉपुलर तो थी लेकिन जनता में कंट्रोल नहीं था। कब, किस दौरान जनता में कंट्रोल नहीं था,
ठीक है, वॉरलॉर्ड एरा के दौरान जब उनके बीच में अलायंस था तो सीसीपी का इतना जो है वो खास कंट्रोल नहीं था वॉरलॉर्ड एरा के दौरान। ठीक है, वॉरलॉर्ड एरा के उसके अलावा जब केएमटी ने सीसीपी को भगाया तो बहुत प्रोपेगेंडा चलाया उनके खिलाफ। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो सीसीपी जीत दर्ज करती गई है उस दौरान उसका इतना ज्यादा जो है वो पॉपुलर सपोर्ट बना कि जापानीज सरेंडर के बाद जो है वो भले ही सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी केएमटी के पास हो, लेकिन जनता का सपोर्ट सीसीपी के पास था। यानी अगर अब सीसीपी केएमटी को खदेड़ के बाहर निकाल दे तो सीसीपी बहुत आसानी से सरकार जो है वो चाइना में एस्टेब्लिश कर सकती है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन सीसीपी के साथ खड़ी है। ठीक है, सो दैट मींस यहां पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सिविल वॉर क्लियर नजर आ रहा है, क्योंकि केएमटी जो है वो शक्ति से उतरने को तैयार नहीं है और सीसीपी के साथ जो है वो पॉपुलर सपोर्ट साफ साफ नजर आ रहा है। और देखिए चाइना पर नॉट जस्ट दिस, केवल इंटरनल मैटर, इंटरनल जो डिस्प्यूट है वो यहां पर ड्राइविंग फोर्सेस नहीं है। एक्सटर्नल दो बड़ी शक्तियां विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, केएमटी की सरकार बननी ही चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूएसए, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, ताकि सीसीपी की सरकार ना बन जाए, क्योंकि सीसीपी को ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा यूएसएसआर। तो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कोल्ड वॉर है, उसका असर हमें साफ साफ जो है वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर या पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर चाइना में नजर आएगा। ठीक है, सो जापान के सरेंडर करते ही सीसीपी और केएमटी के बीच सिविल वॉर होना ही होना है, ये बात तय है। लेकिन यूएसए एक जो है वो पॉजिटिव फोर्स के रूप में अपने आप को दिखाना चाहता है, खास तौर पे जो रूजवेल्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पॉजिटिव फोर्स के तौर पे अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो उन्होंने, वैसे तो वो देखिए अंदर अंदर तो वो चाहते हैं कि सिविल वॉर छिड़े और हम फायदा उठाएं, दोनों यूएसए और यूएसएसआर, लेकिन यूएसए कोशिश कर रहा है कि सिविल वॉर ना छिड़े और यूएसए जो है वो केएमटी और सीसीपी का एक अलायंस क्रिएट करना चाहता है ऑन पेपर्स। ठीक है, नाउ दो ओनली नॉमिनली डेमोक्रेटिक, नाम भर के लिए केएमटी की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक थी, उसके अलावा सबको पता था कि यूएसए उसको बैक दे रहा है। ठीक है, द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ चियांग काई शेक, लीडर का नाम याद है ना आपको, माओ जेडोंग, सीसीपी चियांग काई शेक, आपकी नेशनलिस्ट पार्टी, continued to receive US support both as its former war ally and as the sole option for preventing communist control of China. US चियांग काई शेक का सपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि पहली बात तो विश्व युद्ध के दौरान यूएस ने सपोर्ट किया है इसका, और दूसरी बात सीसीपी नहीं एस्टेब्लिश होनी चाहिए। मेन फंडा ये है कि सीसीपी एस्टेब्लिश नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह जो है वो चियांग काई शेक कमजोर है और यूएस उसको आराम से कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, नाउ दूसरी जगह सोवियत यूनियन का इंटरेस्ट क्या है? मीनवाइल ऑक्यूपाइड मंचूरिया। अब देखिए मंचूरिया वाला रीजन 1931 के बाद जो है वो जापान ने कंट्रोल करना शुरू किया, लेकिन 45 में जापान के सरेंडर के बाद मंचूरिया वाला रीजन किसके कंट्रोल में आया? यूएसएसआर के कंट्रोल में। अब यूएसएसआर ने मंचूरिया वाला रीजन दे दिया सीसीपी को, क्योंकि अगर वो सीसीपी पर ये क्या एहसान करता है तो सीसीपी को वो कंट्रोल कर सकता है, इसलिए मंचूरिया वाला रीजन जो है वो सीसीपी को दे दिया गया। एंड ओनली पुल्ड आउट व्हेन चाइनीज कम्युनिस्ट फोर्सेस वर इन प्लेस टू क्लेम दैट टेरिटरी। जब तक, यानी कि एक प्रोटेक्टोरेट में रखा जब तक चाइनीज नहीं आ गए, यानी कि चाइनीज में भी कौन? कम्युनिस्ट नहीं आ गए, जब तक सीसीपी नहीं आ गई मंचूरिया को क्लेम करने के लिए। ठीक है, सो मंचूरिया से लेकर बीजिंग वाला पूरा एरिया जो है वो किसके कंट्रोल में आ गया 1945 के बाद? सीसीपी के। और बीजिंग से नीचे वाला जो एरिया है, शंघाई ज्यादोंग वाला जो एरिया है, ये सब जो यानी कि जो साउथ ईस्ट चाइना है, ये वाला एरिया किसके कंट्रोल में? नेशनलिस्ट पार्टी। आगे मैं आपको मैप के माध्यम से भी दिखाऊंगा, डरिए मत। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इन 1945 द लीडर्स ऑफ नेशनलिस्ट एंड कम्युनिस्ट पार्टीज चियांग काई शेक एंड माओ जेडोंग मेट फॉर अ सीरीज ऑफ टॉक्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ पोस्ट वॉर गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखिए केएमटी और सीसीपी बेवकूफ तो थे नहीं, वो भली भांति जानते थे कि यूएसए और यूएसएसआर उनको आपस में लड़ाएंगे, तो वो भली भांति जानते थे कि हमें जो है वो अपने पिछले जितने भी मन मुटाव हैं उनको भूलकर अभी चाइना को यूनिफाई करना चाहिए, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो यूएसए और यूएसएसआर की या इन दोनों में से किसी की भी कठपुतली बनकर रह जाए। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो है वो एक मतलब आपस में
माओ जेडोंग और चियांग काई शेक ने आपस में जो है वो ट्रीटी करने की कोशिश करी, लेकिन यूएसए और यूएसएसआर ने उस ट्रीटी को कभी नहीं होने दिया, उन्होंने फूट डाल कर रखी, जिससे सिविल वॉर छिड़ गया। और आप साफ साफ जो है वो गैस कर सकते हैं, केएमटी का सपोर्ट यूएसएसआर, केएमटी का सपोर्ट यूएसए और सीसीपी का सपोर्ट यूएसएसआर ने किया। ठीक है, आगे देखिए। नाउ दोनों ही केएमटी और सीसीपी क्या अग्री करते थे? बोथ अग्रीड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी, अ यूनिफाइड मिलिट्री एंड इक्वालिटी फॉर ऑल चाइनीज पॉलिटिकल पार्टीज। ये इक्वालिटी फॉर ऑल चाइनीज पॉलिटिकल पार्टीज तो एक आप बोल सकते हैं कि ये हवा है, ऐसा हुआ नहीं कभी भी चाइना में, ठीक है, लेकिन कहना पड़ता है ताकि यूनाइटेड नेशंस में चाइना की साख बची रहे। ठीक है, और डेमोक्रेसी चाइना में होनी चाहिए ताकि यूनाइटेड नेशंस के साथ जुड़ा रहे, ताकि यूनाइटेड नेशंस की गुड ग्रेस जो है वो बनी रहे, ताकि ओपन मार्केट चाइना को मिल जाए। क्योंकि अगर चाइना, वैसे तो सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा है चाइना, और अगर चाइना जो है वो यूएन पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है तो इस तरह की चीजें चाइना को करनी ही पड़ी। लेकिन यूनिफाइड मिलिट्री चाइना की जरूरत थी, किसके प्रति, किसके खिलाफ? ताकि यूएसए और यूएसएसआर वहां पर सिविल वॉर ना छिड़वा सके। ठीक है, एक ट्रूस तो हुआ, बट द ट्रूस वाज टेनुअस, ट्रूस बहुत कच्चा था, और यूएसए एंड यूएसएसआर मेक श्योर कि ये ट्रूस जो है वो कच्चा ही रहे। ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रूस मजबूत हो गया तो कैसे सिविल वॉर करवाएंगे और कैसे जो है वो अपनी इकोनॉमी एस्टेब्लिश करेंगे, बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर। क्योंकि यूएसए और यूएसएसआर की पॉलिसीज मैंने आपको समझाई है कि किस तरह ये पैरासाइट की तरह जो स्ट्रगलिंग राष्ट्र हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो अपनी इकोनॉमी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जो रिसेंटली डीकोलोनाइज हुए हैं, उन राष्ट्रों के जो भी इंटरनल मैटर्स हैं उनमें फ्यूड बढ़वाते हैं। वो सिविल वॉर कोशिश करता है कि सिविल वॉर छिड़ जाए ताकि वो राष्ट्र कमजोर हो जाए, और जब वो राष्ट्र बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है तो अब उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, वहां पर एक सूडो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके। ये पॉलिसी यूएसए और यूएसएसआर की दोनों है, दोनों की है। मैंने आपको बताया ना, यूएसए चाहता है ओल्ड एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर है, इकोनॉमिक ऑर्डर है जो सेंट्रल बैंक्स का, उसको बनाए रखना चाहता है, और यूएसएसआर चाहता है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके वो एक नया अपना इकोनॉमिक ऑर्डर, एक नया इकोनॉमिक स्फीयर जो है वो क्रिएट करे, जिनसे उनके एलिट्स को फायदा पहुंचे। और दूसरी साइड कैपिटलिस्ट राष्ट्र जो है वो अपने एलिट्स को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। तो बेसिकली बोथ कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म आर एलिटिस्ट इन नेचर। दोनों ही अपने फील्ड में अपने अपने एलिट्स को, एक साइड हो सकता है फैमिलीज हैं, एक साइड हो सकता है दूसरी साइड भी फैमिलीज हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, फैमिलीज हैं दोनों साइड, यूएसए में भी और यूएसएसआर में भी, मतलब ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द ट्रूस वाज टेनुअस हाउएवर, एंड इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड एफर्ट्स बाय यूएस जनरल जॉर्ज मार्शल ब्रोकर एन अग्रीमेंट बाय 1946 दीज टू साइड्स वर फाइटिंग इन ऑल आउट सिविल वॉर। जॉर्ज मार्शल याद रखिएगा नाम। अब यहां पर ना यूएसए ने, जॉर्ज मार्शल ने कोशिश करी कि ये जुड़े रहे। क्यों करी कोशिश? ताकि यूएसएसआर पूरी तरह ना कंट्रोल कर ले, क्योंकि यूएसए रिलेटिवली दूर है ना चाइना से। ठीक है, और यूएसएसआर नजदीक है, यूएसएसआर जो है वो चाइना को कंट्रोल कर सकता है आराम से। तो जॉर्ज मार्शल ने कोशिश करी कि ऐसा ना हो, बट फाइनली 1946 में सिविल वॉर छिड़ ही गया, और 46 से लेकर 49 तक ये सिविल वॉर चलता रहा, जिसमें 47 से 49 जो है वो ज्यादा इंटेंसिटी देखने को मिली। और इस सिविल वॉर में आप गेस कर ही सकते हैं कि कौन जीता होगा। ऑब्वियसली सीसीपी जीती, क्योंकि सीसीपी के पास पॉपुलर सपोर्ट था, भले ही केएमटी के साथ यूएन और यूएस का सपोर्ट हो, खासतौर पर यूएन की बात अब आगे करते हैं। नाउ ईयर्स ऑफ मिसट्रस्ट, ये ऑल आउट सिविल वॉर का कारण क्या है कि केएमटी को जब भी मौका मिला है उसने सीसीपी के सिंपैथाइजर्स या सीसीपी के जो मेंबर्स हैं उनको भगा भगा के मारा है। सो मिसट्रस्ट है, सीसीपी यकीन नहीं करती केएमटी के ऊपर। Between the two sides, a thwarted effort to form a coalition government as the civil war gained strength from 1947 to 1949, eventual communist victory seemed more and more likely. 1949 तक आते आते ये पता ही था कि कम्युनिस्ट ही जीतेंगे, क्योंकि वो स्ट्रांग थे। पहली बात, यूएसएसआर का फुल सपोर्ट था, और ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेस थे, मतलब मिलिट्री रिसोर्सेज एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज, किसके पास? सीसीपी के पास। और केएमटी जो है वो बदनाम हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब देखते हैं क्या प्रावेस थी सीसीपी की। ठीक है, ऑल्दो द कम्युनिस्ट डिड नॉट होल्ड एनी मेजर सिटीज, कम्युनिस्ट के पास मेजर सिटीज नहीं थी। बीजिंग भी कम्युनिस्ट ने छीना है, शंघाई, ज्वांगहो, ये सारे बड़ी सिटीज जो है वो नहीं थे किसके पास? ग्वांगझो, ये सारे बड़ी सिटीज जो है वो सीसीपी के पास नहीं थे। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 दे हैड स्ट्रॉन्ग ग्रास रूट सपोर्ट, लेकिन जो सीसीपी के पास था
वो था जनता का खुला सपोर्ट। उसके अलावा सुपीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, केएमटी के पास भले ही नेशनल आर्मी थी लेकिन जनता, लोकल टेरेन, गुरिल्ला वॉरफेयर, ये सारी चीजें, ये सारे प्लस पॉइंट किसके पास थे? सीसीपी के पास। एंड मोरेल, खास तौर पे जनता का खुला सपोर्ट, जुनून था कि सीसीपी का साथ देना है। वहीं पर केएमटी खरीद रही थी आर्मी को, ठीक है। एंड लार्ज स्टॉक्स ऑफ वेपन्स सीज्ड फ्रॉम जापानीज। उसके अलावा मंचूरिया वाले रीजन में जापान से जो है वो बहुत बड़ा स्टॉक मिला वेपन का। अब ये बहाना भी कहते हैं, कई इतिहासकार कहते हैं कि ये जो जापानीज स्टॉक जो मिला है मंचूरिया से, ये एक बहाना है। ये स्टॉक एक्चुअली यूएसएसआर द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया गया था, लेकिन हम ये कहेंगे कि स्टॉक जो है वो मौजूद भी था वहां पर। जापानीज स्टॉक को तो सीज किया ही गया वेपन्स का मंचूरिया में, लेकिन यूएसएसआर ने भी सपोर्ट किया है, ठीक है। इसमें मनाही नहीं, इसमें इसको जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते कि यूएसएसआर ने सीसीपी को सपोर्ट किया सिविल वॉर में, ठीक है। नाउ इन कंट्रास्ट ईयर्स ऑफ करप्शन, अब ये प्राउइस थी किसकी? सीसीपी की, ठीक है। जनता का सपोर्ट, मिलिट्री जो है वो सुपीरियरिटी, उसके अलावा मतलब जो डीप में जो है वो सीसीपी फैली हुई थी, और मोरल बहुत स्ट्रांग था सीसीपी का क्योंकि जापान के खिलाफ वो जीते थे, यूएसएसआर का सपोर्ट था, ये सारे प्लस पॉइंट थे सीसीपी के खिलाफ। केएमटी के देखते हैं, केएमटी के क्या पक्ष हैं। तो ईयर ऑफ करप्शन, केएमटी जो है वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी थी, जहां पर सीसीपी जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे, सीसीपी के कार्यकर्ता। एंड मिसमैनेजमेंट हैड एरोडेड पॉपुलर सपोर्ट। सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट लोगों को केएमटी ने एग्जीक्यूट करवाया। अब वो कम्युनिस्ट लोग थे चाइनीज ही, यानी चाइनीज, और खास तौर पे कौन? चाइनीज आम जनता। सीसीपी का जो सपोर्ट था वो कहां से निकल रहा था? चाइना की पीजेंट्री से, ठीक है, जो मेजर सपोर्ट है। सो चाइना की पीजेंट्री सीसीपी के साथ जुड़ गई तो ऑब्वियसली केएमटी के खिलाफ हो गया। और केएमटी ने जिस तरह जो है वो जापानीज ने जब इन्वेड किया था तो केएमटी ने जिस तरह जो है वो दामन छोड़ दिया था अपनी जनता का, इससे जनता बहुत परेशान थी और नाराज थी, ठीक है, फॉर द नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। अब देखिए इन अक्टूबर ऑफ 1949, अब फाइनली सीसीपी मजबूत है, केएमटी कमजोर है, ठीक है। 1947 से 49 तक सिविल वॉर धूमधाम से चला, ठीक है, जिसमें ऑब्वियसली सीसीपी जो है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कंट्रोल करती गई। फाइनली अक्टूबर 1949, आफ्टर अ स्ट्रिंग ऑफ मिलिट्री विक्ट्रीज, माओ जेडोंग प्रोक्लेम्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 49 अक्टूबर 1949 में माओ जेडोंग, द लीडर ऑफ सीसीपी, ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को जो है वो ऑफिशियल चाइनीज गवर्नमेंट घोषित कर दिया और केएमटी को जो है वो ऑफिशियली शक्ति से हटा दिया। और केएमटी ने क्या किया? चियांग काई शेक एंड हिज फोर्सेस फ्लेड टू ताइवान। केएमटी जो है वो भागकर ताइवान छुप गई, ठीक है, और उन्होंने ताइवान में जाकर अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर ली। तो यहां पर खींचतान छिड़ गई। एक जो है वो बीजिंग में सीसीपी कह रही है कि नहीं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी जो है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट है, और दूसरी साइड ताइवान में, ताइपी में बैठकर जो है वो चियांग कह रहे हैं कि नहीं, नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो उसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट है। तो दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि चाइना पे हमारी सरकार है, लेकिन मेनलैंड चाइना पर कौन बैठा है? मेनलैंड चाइना पर बैठा है सीसीपी। अब फर्क इतना रह गया है कि बाकी देश इसे कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, और बाकी देशों में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैपिटलिस्ट राष्ट्रों के रूप में उभर कर आया यूएसए। तो अगर अब यूएसए सीसीपी को रिकॉग्नाइजेशन देती है तो ताइवान की सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। और अगर यूएसए ताइवान में नेशनलिस्ट, केएमटी की नेशनलिस्ट पार्टी को एज अ ऑफिशियल चाइनीज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है, तो भले ही मेनलैंड चाइना में सीसीपी की पीआरसी है और मजबूत है, ठीक है, चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में तो ताइवान की सरकार को ही माना जाएगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है कि यूएन और यूएस जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से जो है वो सरकारें जो है वो घोषित कर दी, ठीक है। एक साइड कम्युनिस्ट ने कहा कि मेनलैंड चाइना पर जो है वो क्या बोलते हैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और दूसरी साइड नेशनलिस्ट पार्टी जो है वो ताइवान में बोल रही है कि ऑफिशियल चाइनीज गवर्नमेंट यहां पर है, ठीक है। पलड़ा ऑब्वियसली सीसीपी की तरफ भारी है, लेकिन अभी देखना बाकी ये रहता है कि यूएन किसकी तरफ जो है वो अपना रुझान दिखाता है, ठीक है। सो 1949 में कम्युनिज्म जो है वो चाइना को कंट्रोल कर लिया कम्युनिज्म ने, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं मिला अभी उसको एज अ, मतलब नेशन जो है वो, और एज अ ऑफिशियल
पार्टी या ऑफिशियल गवर्नमेंट फॉर चाइना जो है वो रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अभी नहीं मिला है, लेकिन अपने एंड से माओ जेडोंग ने एडमिनिस्ट्रेशन अपना घोषित कर दिया है और उन्होंने चाइना पर धूमधाम से अपना एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। और जो जो उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि यूएसएसआर कम्युनिस्ट है, उन्होंने तो ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज कर लिया, उन्होंने जो है वो जो पीआरसी है उसके साथ जो है वो ट्रेड करना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द एबिलिटी ऑफ पीआरसी एंड द यूएस टू फाइंड कॉमन ग्राउंड्स। अब देखिए, अब यहां पर पीआरसी जो है वो मेनलैंड चाइना में है, तो इट मेक सेंस कि वही जो है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट हुई। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, वहां पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति या वहां पर बैठी हुई सरकार पूरे मेनलैंड चाइना पर कैसे अपनी सरकार की घोषणा कर सकती है, जबकि उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है मेनलैंड चाइना पर। मेनलैंड चाइना पर तो पीआरसी का कंट्रोल है। दैट मीन्स पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को अब रिकॉग्निशन चाहिए यूएस से, लेकिन पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को यूएस से रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि ऑब्वियसली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी और यूएस जो है वो एक एंटी कम्युनिस्ट नेशन था, और यूएस के इंटेंशन ही नहीं थे कि वो सीसीपी को कभी जो है वो अपने बराबर बिठाए या कम्युनिस्ट किसी पार्टी को अपने बराबर बिठाए। ठीक है, तो कोई कॉमन ग्राउंड ढूंढना यहां पर बहुत मुश्किल था। इन द वेक ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू चाइनीज स्टेट वाज हैम्पर्ड बाय बोथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल टेंशंस। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स क्या कि बहुत लंबे समय से चाइना के मेनलैंड पर सीसीपी के खिलाफ जो है वो यूएस लड़ता रहा है या यूएस के खिलाफ सीसीपी लड़ता रहा है, तो चाइना की भूमि पर भी सीसीपी और यूएस का क्या है एंटी है आपस में। दूसरी साइड इंटरनेशनल फ्रंट पे भी यूएसए जो है वो ऑब्वियसली कैपिटलिस्ट राष्ट्रों को लीड कर रहा है, तो वो किसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ द आउटब्रेक ऑफ द कोरियन वॉर। इसी बीच कोरिया में भी वॉर छिड़ जाता है। कोरियन वॉर में आपको समझाऊंगा भी आगे, आज ही सेशन में कोरियन वॉर भी हम समझेंगे। विच pitted the PRC and United States on opposite sides of an international conflict ended any opportunity for accommodation between PRC and United States. कोरियन वॉर के दौरान पीआरसी ने साथ दिया कम्युनिस्ट शक्तियों का कोरिया में ऑब्वियसली, और पीआरसी जो है वो किसके अगेंस्ट खड़ा हो गया? यूएस यूएन के। कहां पर? कोरियन वॉर में। तो अगर पीआरसी और यूएस के बीच में कोई रिलेशन बन भी रहा था तो बिगड़ गया। ठीक है, अब यूएस पीआरसी से रिलेशन क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि पीआरसी सीसीपी द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। ठीक है, और यूएस को यह साफ साफ लग रहा है कि पीआरसी के बहुत गहरे रिलेशन है यूएसएसआर से, तो पीआरसी के साथ यूएस रिलेशन नहीं बना सकता। तो अगर पीआरसी और यूएसएसआर के रिलेशन खराब होते हैं तब जाके जो है वो यूएसए पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रिलेशन बना सकता है। आइए देखते हैं ऐसा हुआ या नहीं। नाउ ट्रूमैन की क्या डिजायर थी? ठीक है, रूजवेल्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ट्रूमैन का एडमिनिस्ट्रेशन आया कहां पर? यूएस में। नाउ ट्रूमैन्स डिजायर टू प्रिवेंट द कोरियन कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग साउथ लेड द यूएस पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग चियांग काई शेक गवर्नमेंट ऑन ताइवान। ठीक है, कोरिया में जिस तरह कोरिया में जो है वो कम्युनिज्म ने अपनी पकड़ बना ली थी, तो ट्रूमैन ये नहीं चाहता था कि जापान और ताइवान पर भी, क्योंकि चाइना में कम्युनिज्म आ गया, रशिया में कम्युनिज्म है, रशिया में कम्युनिज्म, चाइना में कम्युनिज्म, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में कम्युनिज्म। अब ट्रूमैन ये नहीं चाहता कि बाकी बचे हुए कोरिया एज वेल एज जापान एज वेल एज ताइवान ये सब अगर कम्युनिस्ट बन गए तो फिर इंडो चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, इन सब के कम्युनिस्ट राष्ट्रों में कन्वर्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये एक चेन रिएक्शन हो जाएगा, एक डोमिनोज की तरह जो है वो एक्ट करेगा। तो ट्रूमैन ये चाहता है कि इसको रोक लिया जाए, ताकि तभी उन्होंने कोरिया में काफी स्ट्रॉन्ग स्टांस बनाकर रखा। ठीक है, यूएस ने। कोरिया की पॉलिसी भी बताऊंगा, अभी आज के ही सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। लेकिन ताइवान, अभी क्योंकि हम चाइना की बात कर रहे हैं केवल, तो जो ताइवान में चियांग काई शेक की सरकार है उसको रिकॉग्निशन देने के लिए तैयार हो गया ट्रूमैन एडमिनिस्ट्रेशन। तो दैट मीन्स चाइना की ऑफिशियल गवर्नमेंट किसको माना गया? ताइवान में जो नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार है। क्यों? ताकि ताइवान में भी कम्युनिज्म ना फैल जाए, क्योंकि नेशनलिस्ट पार्टी को एक आइलैंड में खदेड़ दिया गया है। आपको क्या लगता है कितना समय लगेगा वहां से भी उसको खदेड़ने में, उस ताइवान को भी कम्युनिस्ट में क्या बोलते हैं, कम्युनिस्ट रिजीम में जोड़ने में, राइट? नेक्स्ट देखिएगा। नाउ द फॉल ऑफ मेनलैंड चाइना टू कम्युनिस्ट। मेनलैंड चाइना कम्युनिस्ट के हाथों में चला गया ऑब्वियसली। ठीक है, वॉज अ मेजर सेटबैक फॉर द कैपिटलिस्ट। क्यों था मेजर सेटबैक? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, रशिया कम्युनिस्ट,
नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट, चाइना कम्युनिस्ट, ठीक है। उसके बाद अब पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया ना कम्युनिस्ट बन जाए, तो इससे होगा क्या कि पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर ही कम्युनिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैपिटलिस्ट राष्ट्रों के लिए तो खतरा है ना ये, वो चाहते ही नहीं कि कम्युनिज्म फैले पूरी दुनिया में। देखिए भले दोनों ही नहीं है, कैपिटलिस्ट राष्ट्र भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और कम्युनिस्ट राष्ट्र भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इन दोनों के अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है, और इस्तेमाल करते हैं ये अन्य देशों का। नाउ फॉर मोर देन 20 ईयर्स, जब तक निक्सन एरा नहीं शुरू हुआ, 1949 से 1968 तक मान के चलिए, यूएस और चाइना के बीच में किसी भी तरीके का डिप्लोमेटिक टाई नहीं बन सका, क्योंकि चाइना ने कभी यह क्लियर ही नहीं किया कि वो यूएसएसआर के साथ नहीं है। यूएसए को तो हमेशा ये लगता रहा कि सोवियत यूनियन का हिस्सा है वो, ठीक है, और सोवियत यूनियन का अगर चाइना हिस्सा है या सोवियत यूनियन के खास सपोर्ट में है, तो यूएस जो है वो सीसीपी को कैसे रिकॉग्निशन दे दे। तब तक उन्होंने ताइवान में नेशनलिस्ट जो पार्टी है उसकी गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन देकर रखा है ना। नाउ फॉर मोर देन 20 years आफ्टर चाइनीज रेवोल्यूशन ऑफ 1949 देयर वर फ्यू कॉन्टैक्ट्स, लिमिटेड ट्रेड एंड नो डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन पीआरसी एंड चाइना। समझ गए आप, बहुत लिमिटेड ट्रेड, क्योंकि ट्रेड तो करना है, चाय तो चाहिए वेस्ट को, ठीक है, चाइना से। उसके अलावा बहुत कम कांटेक्ट, क्यों? क्योंकि डर था कि कहीं यूएसएसआर और चाइना, अगर मान लीजिए चाइना के साथ यूएसए अपना ट्रेड बढ़ाता है, तो चाइना के रास्ते यूएसएसआर अपने स्पाइस जो है वो यूएसए में छोड़ सकता है। तो यहां पर कोल्ड वॉर के दौरान स्पाई वॉर चल रहा था, बहुत खतरनाक, बहुत मतलब मिशन इम्पॉसिबल टाइप, और हमें पता भी नहीं चला हुआ है ये, क्योंकि मैंने फॉर एग्जांपल बताया ना, दोनों ही राष्ट्रों से न्यूक्लियर वेपन्स गुम हुए हैं और आज तक कोई भी न्यूक्लियर वेपन फटा नहीं 1945 के बाद, मतलब वेपन की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। और यूएसए और यूएसएसआर दोनों से ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूक्लियर वेपन गुम हुए हैं। तो वो जो स्पाइस का, जो इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, उन्होंने उन वेपन्स को रिकवर किया है, या वो ब्लैक मार्केट में आज भी कहीं ना कहीं बिके हैं, या भारत तक भी पहुंचे हैं, क्योंकि भारत तक भी जो है वो इसी तरह पहुंची है। जो यूएसए और यूएसएसआर से टेक्नोलॉजी गुम हुई, वही फिर भारत तक पहुंची, ठीक है, या अन्य राष्ट्रों तक पहुंची जिन्होंने जो है वो अपनी न्यूक्लियर शक्ति को डेवलप किया, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दैट वाज देयर सोल रिसोर्स ऑफ गेटिंग न्यूक्लियर पावर, और भी थे, लेकिन दैट वाज एक फैक्टर, वो भी था, राइट। नेक्स्ट देखिएगा, अंटिल द 1970s द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यूड टू रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ चाइना लोकेटेड इन ताइवान, ठीक है, समझ गए आप। पीआरसी की जगह 1970s तक रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान में थी, उसको यूएस जो है वो ऑफिशियल चाइना की गवर्नमेंट मानता रहा। दैट मींस यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जो विटो है वो ताइवान के पास था, बीजिंग के पास नहीं था 1970s तक, ठीक है। एज चाइनाज ट्रू गवर्नमेंट एंड सपोर्टेड दैट गवर्नमेंट्स होल्डिंग द चाइनीज सीट इन द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में जो चाइनीज सीट थी वो 1949 से 1979 तक कहां रही, किसके पास रही? ताइवान के पास, ठीक है, बताऊंगा आगे मैं 1979 तक कैसे रही, ठीक है। आगे देखिए, नाउ हाउएवर ड्यूरिंग निक्सन एरा, निक्सन जब प्रेसिडेंट बने 1968 के बाद, rapprochement with China increased gradually, with President Nixon making a visit to the PRC in 1971, the first ever US president after the Second World War, particularly in the background of Sino-Soviet border dispute which precipitated in 1969। अब यहां पर जो है वो कहानी बदलती है। यूएस जो है वो सीसीपी या पीआरसी के साथ जो है वो रिलेशन क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि यूएस को लगता है सीसीपी और पीआरसी किसके साथ है? सोवियत यूनियन के साथ है, यूएसएसआर के साथ है, ठीक है। लेकिन 1969 में, या मैं आपको बताऊं 1945 के बाद से ही सीसीपी ने यूएसएसआर की गुलामी नहीं करी। क्योंकि देखिए, जैसे ही मंचूरिया यूएसएसआर ने सीसीपी को दिया ना, तो यूएसएसआर को लगा या सोवियत यूनियन को लगा कि चाइना अब हमारा चेला बनकर रहेगा। लेकिन चाइना ने क्लियर कर दिया कि नहीं, हम भले ही एक कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज भले ही सेम है,
लेकिन हम तुम्हारा गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, जिस तरह तुम्हारे अन्य सैटेलाइट राष्ट्र तुम्हारा गुलाम है। वो इसलिए गुलाम है क्योंकि वो कमजोर है, हमारे पास रिसोर्सेज भरपूर हैं, हम अपनी इकोनॉमी को रिकवर कर लेंगे। हमें वॉर्सो पैक्ट और मोलोटोव प्लान के तहत हमें इकोनॉमिक मदद नहीं चाहिए, हमें आपका इकोनॉमिक सिस्टम नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने यूएसएसआर मॉस्को को कहा। लेकिन यह बात यूएसए को खुलकर नहीं पता थी, यूएसए को तो ऐसे ही लगता था कि कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भाई भाई, ठीक है। लेकिन 1969 में जब साइनो सोवियत बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ और चाइना और सोवियत रशिया एक दूसरे की तरफ, इन्होंने जब आर्मी खड़ी कर दी और युद्ध का माहौल बन गया, युद्ध टल गया लेकिन युद्ध हुआ नहीं, लेकिन युद्ध का माहौल बन गया, छुटमुट जो है वो झड़प हुई। यहां से यूएसए को क्लियर हो गया कि नहीं, चाइना जो है वो यूएसएसआर का खास चेला नहीं है। दैट मीन्स चाइना को जो है वो कैपिटलिस्ट राष्ट्र में या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या ओपन मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि चाइना को जरूरत थी। चाइना का इतना वास्ट एम्पायर संभल नहीं रहा था। सीसीपी की, माओ जेडोंग के एम्पायर, उन्होंने इतनी गलतियां कर दी थी। पहली सरकार उन्होंने जो एस्टेब्लिश, मतलब उन्होंने जो पीआरसी एस्टेब्लिश करी थी, उनसे इतनी गलतियां हो गई थी, मिलियंस में लोग मर गए थे भूखमरी से। तो यहां पर सीसीपी को या पीआरसी को भी कैपिटलिस्ट राष्ट्रों की जरूरत थी, लेकिन कैपिटलिस्ट राष्ट्र संकोच कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यूएसएसआर उनके साथ है। लेकिन आफ्टर साइनो सोवियत बॉर्डर डिस्प्यूट यूएसए और अन्य कैपिटलिस्ट राष्ट्रों को यह क्लियर हो गया कि नहीं, पीआरसी जो है वो चेला नहीं है या सैटेलाइट स्टेट नहीं है या सूडो सैटेलाइट स्टेट नहीं है यूएसएसआर का। तो यहां पर निक्सन ने जो है वो अब सबसे पहला जो है वो प्रेसिडेंट बना यूएस का, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद चाइना विजिट किया उन्होंने 1971 में, और पीआरसी के साथ जो है वो उन्होंने रिलेशन एस्टेब्लिश करने शुरू किए, बेहतर करने शुरू किए, और पीआरसी ने कैपिटलिस्ट राष्ट्रों की मदद लेना शुरू किया और ओपन मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया और अपनी जो है वो इकोनॉमी को रिवाइव करना शुरू किया। क्योंकि माओ जेडोंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी और जो उनका पीआरसी है वो भुखमरी से सूखे पड़ गए थे, बहुत बहुत भयंकर, ठीक है। तो रिवाइव करना चाहते थे वो अपनी इकोनॉमी को। तो माओ जेडोंग, मतलब माओ जेडोंग के बाद जो उनके सक्सेसर्स बने, उन्होंने भी जो है वो खुली बाहों से स्वागत किया यूएसए का, ठीक है। नाउ अब इसके बाद तो मोमेंटम पकड़ लिया इसने। दिस मोमेंटम कंटिन्यूड द रेन ऑफ प्रेसिडेंट फोर्ड। उसके बाद जो है वो जेराल्ड फोर्ड जो प्रेसिडेंट बने, उनके भी रिलेशन जो है वो पीआरसी से अच्छे रहे। हु विजिटेड पीआरसी इन 1975 एंड फाइनली इनटू द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट कार्टर। जिमी कार्टर के टेन्योर में रिलेशन इतने अच्छे हो गए कि सो दैट इन वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक अनाउंसमेंट्स of the Cold War, President Jimmy Carter stated that as of January 1, 1979, the United States would formally recognize the Communist People's Republic of China as and server relations with Taiwan. जिमी कार्टर ने 1979 में फाइनली ये घोषणा कर दी कि जो ऑफिशियल सरकार है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ताइवान वाली नहीं है। सो 1949 से 1979 तक जो यूनाइटेड नेशन में सीट रही ताइवान की, ठीक है, चाइना की तरफ से, और फिर 79 के बाद जो है वो सीट शिफ्ट हो गई बीजिंग को पीआरसी की तरफ से, ठीक है। और ऐसा क्यों हो सका? ड्यू आफ्टर द साइनो सोवियत बॉर्डर डिस्प्यूट, जिससे कैपिटलिस्ट राष्ट्रों को यह क्लियर हो गया कि चाइना जो है वो सैटेलाइट नहीं है यूएसएसआर का। चाइना तो यूएसएसआर से लड़ने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नाउ अब ये था, अभी तक हमने क्या समझा कि किस तरह चाइना में कम्युनिज्म फैला और उस कम्युनिज्म को किस तरह रिकॉग्निशन पहले नहीं दी यूएस ने, और फिर बाद में यूएस और यूएन ने ऑफिशियल रिकॉग्निशन उस कम्युनिस्ट सरकार को दी, ठीक है। अब हम कुछ मैप के माध्यम से सारे जो मैंने आपको फंडा समझाया ना अभी तक, ये सारे जितने भी इवेंट्स बताए इनको आप मैप के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि चाहते हैं कि मैप के माध्यम से हम पढ़ें। सो ये कंट्रोल ऑफ चाइना, चाइना में 1941 या थ्रू आउट वर्ल्ड वॉर 2, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चाइना पे किस किस का कंट्रोल है, हमें ये समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हांगकांग वाले रीजन से जो है वो कम्युनिस्ट शुरू हुए थे, लेकिन जो नेशनलिस्ट पार्टी है उन्होंने कम्युनिस्ट को खदेड़ा था, ठीक है। तो लॉन्ग मार्च कम्युनिस्ट का चला था और वो यान वाले रीजन में आए थे, और फिर इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे शंघाई, पेकिंग यानी बीजिंग वाले एरिया को, इन सारे एरिया में कम्युनिस्ट ने अपना जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। तो देखिए 1941 तक ये जापानीज कंट्रोल है। मंचूरिया से लेकर पेकिंग, शंघाई
ठीक है, और यहां पर हांगकांग, ताइवान, ये सारा रीजन जो है वो किसके कंट्रोल में है? जापान के कंट्रोल में। लेकिन आफ्टर द सरेंडर ऑफ जापान इन 1945 ये मंचूरिया वाला रीजन खासतौर पर किसके कंट्रोल में आ जाएगा? यूएसएसआर। एंड यूएसएसआर विल होल्ड दिस रीजन एज प्रोटेक्टोरेट जब तक कम्युनिस्ट जो है वो अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए मंचूरिया को खुद जो है वो क्लेम ना कर ले। ठीक है, तो यूएसएसआर ने बेसिकली मंचूरिया वाला रीजन कम्युनिस्ट को दे दिया। तो कम्युनिस्ट ने मंचूरिया वाला रीजन लिया अपने कंट्रोल में। यहां पर नीचे जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी स्ट्रांग है, धीरे धीरे जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी का होल्ड घटता गया, क्योंकि यहां पर देखिए चाइनीज कम्युनिस्ट, ये चाइनीज कम्युनिस्ट है, और ये ग्रीन वाला रीजन जो है वो चाइनीज नेशनलिस्ट है, ये नेशनलिस्ट पार्टी है, केएमटी है ग्रीन वाला रीजन। ठीक है, और ये ग्रेट वॉल है, और ये मॉडर्न बाउंड्री ऑफ चाइना आपको नजर आ ही रही है। इसमें देखिए जापान का कोरिया पर कंट्रोल ये नहीं दिखाया हुआ, क्योंकि केवल चाइना का देख रहे हैं हम मैप। ठीक है, सो दिस वाज द चाइना ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कम्युनिस्ट का यहां पर कंट्रोल है। देखिए जो बाकी मैंने बनाया ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद है, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के दौरान कम्युनिस्ट का केवल इस मैप के हिसाब से यहां कंट्रोल है। इस पूरे ब्लू वाले रीजन में जापान का कंट्रोल है, और बाकी वाले रीजन में नेशनलिस्ट पार्टी का। लेकिन पॉपुलर सपोर्ट किसके पास है? पॉपुलर सपोर्ट ऑब्वियसली कम्युनिस्ट के पास है, क्योंकि ये बहुत उपजाऊ भूमि है। ठीक है, हुआंगहे नदी की, और ये हुआंगहे नदी का जो उपजाऊ रीजन है सारा कम्युनिस्ट ने अपने कंट्रोल में रखा है, जापान के हाथ में नहीं जाने दिया। ठीक है, सो जापान और कम्युनिस्ट जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसने तो छोड़ दिया सारा रीजन, सारा इंपॉर्टेंट रीजन जापान के हाथ में छोड़ दिया। उन्होंने जापानीज को स्टिफ रेजिस्टेंस दिया ही नहीं, इसलिए जो पॉपुलर सपोर्ट है वो कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मैप में, देखिए नाउ अब देखिए ये मंचूरिया वाला रीजन जो है वो क्लेम कर लिया गया सीसीपी द्वारा। ठीक है, बीजिंग के आसपास वाला जो हुआंगहे वाला जो रीजन है ये क्लेम कर लिया गया सीसीपी द्वारा, और बाकी जो है वो ये ग्रीन वाला रीजन नेशनलिस्ट पार्टी के कंट्रोल में है। अब देखेंगे हम धीरे धीरे किस तरह जो है वो सीसीपी जो है वो अपना एरिया बढ़ाती जाएगी और नेशनलिस्ट पार्टी का घटता जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट मैप में, अब ये बीच का एरिया पूरा जो है वो सीसीपी ने अपने कंट्रोल में लिया, और सीसीपी जो है वो अब सिविल वॉर चल रही है। दिस इज 1947, ये 1947 का चाइना है, सिविल वॉर चल रही है, और नेशनलिस्ट को जो है वो खदेड़ा जा रहा है। नानजिंग देखिए कंट्रोल में आ गया, बीजिंग जो है वो सीसीपी के कंट्रोल में आ गया। ठीक है, शंघाई को वो लेने ही वाले हैं। नेक्स्ट मैप में देखिए, अब इस मैप में जो है वो शंघाई भी कंट्रोल में है। ठीक है, हांगकांग भी कंट्रोल में है, नानजिंग भी कंट्रोल में है, बीजिंग भी कंट्रोल में है, और लगभग पूरे जितना भी इंपॉर्टेंट एरिया है चाइना का, लगभग पूरा का पूरा चाइना जो है वो सीसीपी के कंट्रोल में है। दिस इज 1949 चाइना, और जो नेशनलिस्ट पार्टी है वो कहां पर आकर छुप गई? वो केवल ताइवान में आकर छुप गई, और थोड़ा सा मतलब साउथ ईस्ट जो है वो चाइना का एरिया, कुछ एरिया जो है वो कंट्रोल में है नेशनलिस्ट पार्टी के। नेक्स्ट मैप में देखिए, अब यहां पर जो है वो 1949 में फाइनली जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा कर दी गई है माओ जेडोंग द्वारा, और नेशनलिस्ट पार्टी को जो है वो खदेड़ दिया गया है पूरी तरह चाइना से, और नेशनलिस्ट पार्टी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है ताइवान में। ठीक है, यहां पर कोरिया की हालत देखिए, कोरिया नॉर्थ और साउथ कोरिया में बटा हुआ है 38 पैरेलल से, और नॉर्थ कोरिया जो है वो यूएसएसआर के कंट्रोल में, साउथ कोरिया यूएसए कंट्रोल में। आगे मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कोरिया भी आज ही समझना है हमें। ठीक है, लेकिन और ये तिब्बत वाला रीजन, ठीक है, मंगोलिया वाला रीजन जो है वो तो मंगोलिया के कंट्रोल में ही था। ठीक है, और ये तुर्की वाला रीजन जो है वो, ये सारा रीजन चाइना अपने कंट्रोल में कर लेगा धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं नाउ, अब यहां पर क्रम समझते हैं। देखिए ये जो दो आपको इवेंट्स नजर आएंगे ना, ये मैं आपको कोरिया वाला भी जो नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा। ठीक है, कोरिया के बारे में कि नॉर्थ और साउथ कोरिया को जो है वो अपना अपना उन्होंने डेमोक्रेटिक घोषित किया। यहां पर देखिए कम्युनिस्ट कैप्चर बीजिंग 1949, बीजिंग कैप्चर किया उन्होंने। उसके अलावा यही मैप, ये मैप मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। यहां पर मैं केवल आपको बता रहा हूं इंडिपेंडेंस ऑफ बर्मा होगा, मलायन इमरजेंसी, और जो पुलिस एक्शन इन इंडोनेशिया, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आगे आने वाले सेशन में आपको कराने वाला हूं। ये मैप मैंने आपको इसीलिए दिखाया। इस मैप में क्योंकि आप देख लें, क्योंकि चाइना में भी जो है वो, क्योंकि एक एक करके इन सभी राष्ट्रों में कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होंगी। ठीक है, तो ये मैप मैं आपको बार बार घुमाकर दिखाऊंगा ही। नेक्स्ट देखिए, अब ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसी मैप में देखिए पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश हुआ 1 अक्टूबर 1949, कम्युनिस्ट प्रोक्लेम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, 24 अप्रैल 1949 चाइनीज कम्युनिस्ट टेक नानजिंग कब लिया उन्होंने? 24 अप्रैल 1949। ठीक है, अच्छा यांगजे पर जो है वो HMS
एमिट स्ट्रैप्ड ऑन यांगसे बाय कम्युनिस्ट एडवांस। और ये फ्रेंच वियतनाम वाला में आगे, ये मैप में आगे भी आपको दिखाऊंगा। इस मैप को दिखाने का मतलब ये है कि आस पड़ोस के राष्ट्र भी आप देख लें कहां पर क्या हो रहा है, थाईलैंड में क्या हो रहा है, वियतनाम में, जापान में, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में क्या हो रहा है, ये रेफरेंस देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कोरियन वॉर को। ठीक है, चाइना में कम्युनिज्म हमने समझ लिया। चाइना में हमने चाइना इंपीरियलिस्टिक चाइना, एम्परस सिक्सी का रूल, फिर मांचू डायनेस्टी, ठीक है, पूरी हमने देखी। फिर रेवोल्यूशन हुआ 1911 का, फिर उसके बाद जो है वो एक डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हुई, फिर वॉरलॉर्ड एरा, फिर केएमटी की सरकार, फिर केएमटी प्लस सीसीपी ने जापानीज के प्रति रेजिस्टेंस, फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो सिविल वॉर के बाद 49 में जाकर सीसीपी ने अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करी चाइना में, और उस गवर्नमेंट को ऑफिशियल रिकॉग्निशन यूएन और यूएस द्वारा 1979 में जाकर मिला, जो कि आज तक पूरे चाइना पर सीसीपी का कंट्रोल है, और ताइवान चाइना का आज भी डिस्प्यूट है। तो कम्युनिज्म इन चाइना हमने समझ लिया थॉरली। आइए अब बढ़ते हैं कोरियन वॉर की तरफ। कोरिया में क्या घटनाएं घट रही थी इसी बीच, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। सो वर्ल्ड वॉर 1 से कोरिया, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले के कोरिया को समझते हैं। तो मैंने आपको बताया ही था 1907 में जापान ने कोरिया को कंट्रोल किया था, और कोरिया हमेशा से ही रशिया, चाइना, जापान के लिए कठपुतली बनकर रहा है, क्योंकि रशिया, चाइना या मंगोलिया के रास्ते अगर कोई जापान पर अटैक करना चाहता है तो वो कोरिया से ही गुजरता है। तो कोरिया एक पपेट स्टेट बहुत आसानी से बन जाता है। लेकिन कोरिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, जापान पर जिसने अटैक करना है, या जापान का जो सी है, या पैसिफिक में अगर ट्रेड करना है, तो कोरिया की एक बहुत अब इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेनिनजुला है और पेनिनजुला के पास पोर्ट्स होते हैं, और पोर्ट्स की हमेशा से ट्रेड में इंपॉर्टेंस तो है ही। तो कोरिया बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। और कोरिया यूएस और यूएसएसआर के लिए इंटरेस्ट क्यों था? क्योंकि अगर कोरिया पूरा कंट्रोल में आता है यूएसएसआर के, सो कोरिया के रास्ते अब जापान को कम्युनिज्म के घेरे में ला सकता है यूएसएसआर, कोरिया के रास्ते ताइवान को जो है वो कम्युनिज्म के घेरे में ला सकता है यूएसएसआर। यानी कोरिया को पूरी तरह कम्युनिस्ट राष्ट्र में कन्वर्ट नहीं होने देना, और खास तौर पे जो ट्रेडिंग पोर्ट्स हैं उन्हें। ठीक है, तो देखते हैं कोरियन वॉर क्या है। नाउ एज द कोल्ड वॉर केम टू डोमिनेट यूएस फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका extended security commitments to two nations in Northeast Asia, Republic of Korea and Japan। देखिए सिंपल सी बात है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया में चाइना पर जो है वो नेशनलिस्ट पार्टी पर दाव लगाया हुआ है यूएसए ने, और कोरिया में जो है वो कोरिया और जापान को यूएसए ने क्या किया है, एक्सटेंडेड सिक्योरिटी कमिटमेंट दिया है कि आपके ऊपर अगर यूएसएसआर या अदर कोई भी अटैक करता है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्योंकि अगर जापान और कोरिया दोनों जो हैं वो कम्युनिस्ट राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाते हैं, अगर चाइना कम्युनिस्ट राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाता है, ताइवान कम्युनिस्ट राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया को कम्युनिज्म को अपनी चपेट में लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझ रहे हैं इससे आप? तो खतरा है कैपिटलिस्ट राष्ट्रों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए यूएसए ने जो है वो अपनी एक मिलिट्री प्रोटेक्शन का वायदा किया जापान और कोरिया को। Now, the US for the series of agreements to build a permanent American presence, इतना ही नहीं, यूएस ने एक परमानेंट अमेरिकन प्रेजेंस बनाई बोथ इन जापान एंड कोरिया, ताकि रशिया जो है वो या यूएसएसआर या कम्युनिज्म जो है वो कोरिया और जापान में ना फैल सके। इन द रीजन इन सपोर्ट दीज टू नेशंस, देयरबाय क्रिएटिंग अलायंस। During World War II, the United States and the Soviet Union agreed to temporarily divide Korea at 38th parallel, ओवरसी द रिमूवल ऑफ जापानीज फोर्सेस। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए और यूएसएसआर क्या थे, एलाइज थे। वो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर छिड़ा ना, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसए और यूएसएसआर क्या है, एलाइज है। और कोरिया जो है वो जापान के कंट्रोल में, मान लीजिए कोरिया का पेनिनजुला है, ये किसके कंट्रोल में है, जापान के कंट्रोल में है। तो जापान को कोरिया से भगाने के लिए यूएसए और यूएसएसआर ने आपस में, और दोनों ही बड़ी शक्तियां हैं, यूएसएसआर चाहता है कि जापान को हम यहां से भगाएं ताकि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कोरिया हमारे कंट्रोल में हो। ठीक है, यूएस ये चाहता है कि जापान को हम भगाएं ताकि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कोरिया हमारे कंट्रोल में हो। तो दोनों ने आपस में क्या एग्रीमेंट बनाया है कि जो 38th पैरेलल है, जो कि लगभग बीचों बीच से गुजरता है, 38th पैरेलल मतलब जो 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो कि लगभग कोरिया के बीचों बीच से गुजरता है, वहां से हम कोरिया के 2 हिस्से कर लेते हैं। जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वो यूएसएसआर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, ध्यान रखिएगा,
वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसएसआर और यूएसए में यह एग्रीमेंट बना कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है 38 जो पैरेलल है उसके नॉर्थ वाला हिस्सा है वो यूएसएसआर कंट्रोल करे और साउथ वाला हिस्सा यूएसए। ठीक है। नाउ नीदर द यूएस नॉर द यूएसएसआर वुड परमिट देयर कोरियन allies टू बी थ्रेटेंड बाय यूनिफिकेशन। यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही जो है वो पूरे कोरिया को यूनिफाई होने नहीं देना चाहते, क्योंकि मान लीजिए पूरा कोरिया जो है वो यूनिफाई हो गया तो या तो वो यूएसएसआर के साथ जाएगा या तो वो यूएसए के साथ जाएगा। अगर वो पूरा यूएसएसआर के साथ जाता है तो ओपन कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, और यूएसए यही तो नहीं चाहता ना, ओपन कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चाहते ये लोग। ओपन कॉन्फ्लिक्ट विल लीड टू अ मैसिव स्केल वॉर, और हो सकता है कि न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट की तरफ भी चला जाए। और यूएसए अभी स्थिति में नहीं है कि वो वॉर लड़े, यूएसए की तो कभी पोजीशन ही नहीं होती लड़ने की। यूएसए तो चाहता है कि कोई और लड़े और हम दोनों साइड के पक्ष की मदद करें ताकि दोनों साइड से हमें फायदा हो, यानी कि सिविल वॉर का माहौल बना के रखा जाए। और सिविल वॉर कोरिया में तभी हो सकता है जब कोरिया नॉर्थ और साउथ में बटा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द सोवियत्स, अब देखिए सोवियत ने किसको सपोर्ट किया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद अब कोरिया पर कौन शासन करेगा? जापान से तो आजाद हो गया ना, तो अब कोई ना कोई शासन करेगा। तो सोवियत सपोर्टेड किम टू संग या किम संग इन द डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन द नॉर्थ। द यूनाइटेड स्टेट्स बैक्ड सिंगमैन री इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन द साउथ। अब देखिए ये है आपका कोरिया, ये है आपकी 38th पैरेलल। ठीक है, 38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है ये यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में, साउथ वाला हिस्सा जो है वो यूएसए के इन्फ्लुएंस में। तो नॉर्थ वाले हिस्से में जो किम संग है इसकी सरकार बनवा दी यूएसएसआर ने, और वो सरकार जो है वो पूरे के पूरे कोरिया के लिए बनाई, जिसको कहा गया पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, दूसरी साइड यूएसए ने सिंगमैन री से जो है वो सरकार बना दी रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, और देखिए यहां पर रोचक बात यह है कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया वाली, यानी बैक्ड बाय यूएसएसआर, उसका क्लेम पूरे के पूरे कोरिया पर था। सिमिलरली लेकिन ज्यूरिडिक्शन उसका 38 डिग्री नॉर्थ के ऊपर ही था, लेकिन क्लेम तो उनकी कोशिश ये थी कि पूरे कोरिया पर क्लेम हो। सिमिलरली जो साउथ वाला हिस्सा है उनका भी क्लेम, क्योंकि यहां पर नॉर्थ और साउथ कोरिया नहीं देखेंगे आप देखेंगे रिपब्लिक ऑफ कोरिया और पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट नहीं है, कम्युनिस्ट है, और कम्युनिस्ट हमेशा अपने आप को जनता का जो है वो शुभचिंतक बताता है कि हम जनता को जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सब कुछ हम जनता का कर देंगे, नेशनलाइज कर देंगे सब कुछ। ठीक है, तो यहां पर पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि कह रहा है कि पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया कह रहा है कि पूरा का पूरा कोरिया हमारा है। ठीक है, जो कि बैक्ड है यूएसएसआर द्वारा। और नीचे रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो कि कह रहा है कि पूरा का पूरा कोरिया हमारा है, जो कि बैक्ड है यूएसए द्वारा। तो जब इस तरह की दो पॉलिटिकल शक्तियां एक राष्ट्र में हैं जो कह रही हैं कि पूरा का पूरा देश हमारा है, जो कि चाइना में हो रहा था, जो कि दो पार्टीज थी सीसीपी और केएमटी जो कि कह रहे थे कि पूरा का पूरा चाइना हमारा है। सो दैट मीन्स इवेंचुअली होगा क्या? इवेंचुअली होगी एक सिविल वॉर, और वही जो है वो नॉट जस्ट सिविल वॉर लेकिन एक ऑल आउट वॉर जो है वो कोरिया में हुई। सिविल वॉर नहीं हुई, एक ऑल आउट वॉर हुई, क्योंकि दोनों ने पार्टीज तो एस्टेब्लिश कर ली थी और एक सहमति बन गई थी कि हाँ जो पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया है वो नॉर्थ में राज करे और जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है वो साउथ में राज करे। जब तक यूएसए और यूएसएसआर दोनों बैठे हैं वो लड़ नहीं रहे आपस में। ठीक है, अब यहां पर यूएसए की चाल देखिए। अब यूएसए को पूरा का पूरा कोरिया जो है वो अपने कंट्रोल में चाहिए, लेकिन वो डायरेक्टली जो है वो यूएसएसआर से लड़ नहीं सकता। तो यूएसए ने क्या किया कि साउथ कोरिया से अपने सैनिक हटा लिए ताकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे अटैक करे, और जैसे ही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पे अटैक करेगा तो यूएन में जाकर यूएसए बोलेगा कि देखिए यूएसएसआर के सपोर्ट से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया है, तो हमें अब पीस कीपिंग फोर्सेस वहां पर भेजनी चाहिए ताकि वहां पर पीस जो है वो डेमोक्रेसी मेंटेन हो सके। क्योंकि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि जो नॉर्थ कोरिया की सरकार है वो एक डिक्टेटरशिप है। ठीक है, नाउ लेकिन इस चीज को इतिहास में कैसे डॉक्यूमेंट किया गया देखिएगा। नेवरदलेस द यूनाइटेड स्टेट्स डिड नॉट मेक कोरिया की पार्ट ऑफ इट्स डिफेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर ईस्ट एशिया एंड अमेरिकन फोर्सेस विड्रू फ्रॉम द साउथ इन लेट 1940s। अमेरिकन फोर्सेस ने
यूएस ने क्या कहा कि कोरिया में हमारी जो है वो डिफेंसिव स्ट्रेटजी, यानी कि कोरिया को हम एशिया की इंपॉर्टेंट डिफेंसिव स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, जबकि क्लियरली दिख रहा है कि कोरिया यूएस के लिए कितना जरूरी है ताकि कम्युनिज्म जापान ताइवान तक ना फैले। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए अमेरिका चाहता है कि, अमेरिका ने क्या किया कि अपनी सेना जो है वो निकाल ली। जैसे ही अमेरिका ने अपनी सेनाएं निकाली, देखिए हुआ क्या, assuming that the United States did not consider South Korea of vital interest, Kim's army attacked the South in June 1950। किम की आर्मी ने साउथ पर अटैक कर दिया कब? जून 1950। सिंपल सी बात। जैसे ही उन्होंने अटैक किया, यूएस ने तुरंत बोल दिया यूएन में कि देखिए वहां पर जो है वो पीस कीपिंग फोर्सेस भेजिए। यूएन ने कहा कि ऐसा ही है तो आप रिप्रेजेंट करो पीस कीपिंग फोर्सेस को, आप लीड करते हुए ले जाओ। यूएस ने कहा जी हाँ बिल्कुल हम ले जाएंगे, और युद्ध छिड़ा, कोरिया में वॉर हुआ। देखिएगा कैसे, आगे बताऊंगा मैं आपको। नाउ यूएस मिलिट्री रिटर्न्ड, यूएस की मिलिट्री वापस आ गई, लीडिंग द यूनाइटेड नेशंस ऑथराइज्ड फोर्सेस टू पुश नॉर्थ आर्मी बैक अबव द 30th पैरेलल एंड बियॉन्ड। अब देखिए यहां पर हुआ क्या, ये कोरिया है, ठीक है, ये आपकी 30th, ये दो कंडीशन बता रहा हूं कोरिया में मैं, ये आपकी 30th पैरेलल है। जैसे ही 30th डिग्री नॉर्थ, ठीक है, जैसे ही यूएसए ने अपनी सेनाएं हटाई नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से, तो नॉर्थ ने अटैक कर दिया किस पे? साउथ कोरिया पे, ठीक है। और जैसे ही नॉर्थ ने साउथ कोरिया को लगभग एक्वायर कर लिया, यूएसए ने यूएन को कहा कि पीस कीपिंग फोर्सेस भेजिए, यूएन ने कहा कि आप ही लीड कीजिए, यूएसए ने वापस अपनी सेनाएं यहां पर भेज दी, और अब उन्होंने खदेड़ना शुरू करा नॉर्थ की फोर्सेस को वापस पीछे, ठीक है, बियॉन्ड 38 क्या पैरेलल, राइट। Now, after the People's Republic of China entered the war in late 1950s, the US worked to isolate Peking and maintain the unity of the US-led coalition। देखिएगा अब तीसरा, देखिएगा यहां पर तीसरा मैप क्या है, फिर से कोरिया यहीं पर बनाते हैं, ठीक है। ये 30th आपकी क्या है, 38 डिग्री है ये। सो यूएस लेड यूएन फोर्सेस ने जब नॉर्थ कोरिया की फोर्सेस को पीछे धकेला, तो चाइना ने अटैक कर दिया ऊपर से यूएन की फोर्सेस पे, ठीक है। चाइना ने क्यों अटैक किया? ताकि कम्युनिस्ट ऑर्डर यहां पर बना रहे। और चाइना ने जब अटैक किया तो वापस खदेड़ दिया गया यूएन की फोर्सेस को, और लगभग 38 डिग्री के आसपास जो है वो जाकर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और यहां पर फिर फाइनली जो है वो कोरिया की बाउंड्रीज भी बनी है, ठीक है। पैकिंग क्या है? पैकिंग आपका बीजिंग को पैकिंग कहा जाता है। यूएस वर्क टू आइसोलेट, यूएस ने बीजिंग को आइसोलेट करने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि बीजिंग से भी डायरेक्ट वो युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि यूएस अभी ये ध्यान रख रहा है कि हो सकता है कि हम बीजिंग से अच्छे रिलेशन बनाए इन फ्यूचर, ठीक है। ओनली इन 1953 डिड द टू साइड्स रीच एन अनईजी ट्रूस। 1953 में जाकर दोनों साइड्स ने एक ट्रूस बनाया, thus crystallizing the division between नॉर्थ एंड साउथ that exists today, और जिससे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अलग हुए। तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया कब बने? तो आप कहेंगे 1953 में। इन 1953 द यूनाइटेड स्टेट्स एंड साउथ कोरिया साइंड अ म्यूचुअल सिक्योरिटी ट्रीटी, ठीक है। लेकिन साउथ कोरिया को सपोर्ट जो है वो यूएस ने दिया, कैसे? एक म्यूचुअल सिक्योरिटी ट्रीटी से, जिसमें साउथ कोरिया को क्लियर किया कि अगर तुम पर अटैक होता है कभी भी नॉर्थ के द्वारा तो हम आपकी मदद करने आ जाएंगे, ठीक है। डिजाइन टू प्रोटेक्ट दिस न्यू नेशन फ्रॉम इट्स नेबर टू द नॉर्थ। आई होप आपको समझ आता है पूरा पॉइंट ये। अब मैप के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द मैप ऑफ कोरिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, और ये है आपकी वो 38th पैरेलल। सो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान को खदेड़ने के लिए 30th पैरेलल के ऊपर वाला जो कोरिया का हिस्सा है इसका जिम्मा उठाया यूएसएसआर ने, और 30th पैरेलल के नीचे वाला जो हिस्सा है इसका जिम्मा उठाया यूएसए ने, ठीक है। नेक्स्ट मैप में देखिए, अब ये है आपका जो कोरियन वॉर का पूरा प्रोसीजर रहा, उसके दौरान क्या क्या घटनाएं घटी, देखिएगा ध्यान से बिल्कुल। तो जैसे ही यूएस ने, ये आपकी 38th पैरेलल है, जैसे ही यूएस ने साउथ कोरिया से अपनी सेनाओं को हटाया, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया। जैसे ही नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया यानी कि पूरे कोरियन पेनिनसुला को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करी, या ले भी आया लगभग पूरा, उसके बाद यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस आ गई लेड बाय यूएस। यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस ने अटैक किया, और जो 38th जो डिग्री है उससे काफी अंदर तक, काफी नॉर्थ तक खदेड़ दिया, किसे? नॉर्थ की आर्मी को, किम की आर्मी को।
अब किम की आर्मी को यानी कम्युनिस्ट रिजीम को हारते हुए देख यूएसएसआर ने चाइना को कहा कि प्रेशर बनाओ। तो चाइना ने, पीआरसी ने अपनी सेनाएं जो है वो 1950 में भेजी और पीआरसी ने जो है वो फिर यूनाइटेड नेशंस की सेनाओं को खदेड़ा और सियोल तक का एरिया जो है वो वापस किसके कंट्रोल में आ गया? नॉर्थ के कंट्रोल में, कम्युनिस्ट के कंट्रोल में। और फिर 1953 में जाकर, कहीं 1953 में जाकर जो है वो सियोल वापस साउथ कोरिया को दिया गया और एक आर्मिस्टिस लाइन जो है वो यहां पर खींची गई जिसको डीमिलिटराइज जोन कहा गया, डीएमजी कहा गया। और यहां पर जाकर जो है वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो अलग अलग नेशंस में एस्टेब्लिश हुए। तो यहां पर आपको लेजेंड में नजर आ रहा है एरिया ऑक्यूपाइड बाय कम्युनिस्ट, दिस इज जब शुरू में अटैक किया, फिर उसके बाद एरिया ऑक्यूपाइड बाय यूएन फोर्सेस, फिर यूएन फोर्सेस ने रिटालिएट किया, फिर उसके बाद चाइना ने रीइंफोर्समेंट भेजे, तो कहीं बीच में आकर जो है वो दोनों ने एक आर्मिस्टिस किया, युद्ध विराम किया और फिर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बट गया आपस में। ठीक है, लास्ट ये मैप एक और देखिएगा। अब यहां पर सितंबर 1948 जो है वो नॉर्थ कोरिया में सरकार घोषित हुई थी और अगस्त 1948 में साउथ कोरिया में सरकार घोषित हुई थी। और ये पर्सपेक्टिव आपको मिल जाता है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में। उसी दौरान चाइना में क्या हो रहा था? मंचूरिया से कम्युनिस्ट रिजीम जो है वो नेशनलिस्ट को धीरे धीरे खदेड़ रहा था। तो चाइना में इस समय सिविल वॉर चल रही थी। तो जब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में दो अलग अलग गवर्नमेंट्स घोषित हुई थी, कोरियन वॉर नहीं शुरू हुआ था, जब घोषित हुई थी तो सिविल वॉर चल रहा था। और जब सिविल वॉर खत्म हुआ, यहां पर चाइनीज गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई, उसके बाद जो है वो 1950s में कोरियन वॉर हुआ है जिसमें जो पीआरसी है उसने नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज प्रेजेंट डे कोरिया। ये फिर 1953 से लेकर प्रेजेंट तक का कोरिया आपको क्लियर नजर आ रहा है, जिसमें ये नॉर्थ पार्ट जो है वो, नॉर्थ पार्ट किसके कंट्रोल में है? नॉर्थ पार्ट जो है वो कम्युनिस्ट रिजीम है और साउथ पार्ट में जो है वो कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सरकार है। ठीक है, यानी कैपिटलिस्ट नेशन है, ये ओपन मार्केट में ट्रेड करता है बेसिकली। ठीक है, सो आज यहां पर आके हमारा टॉपिक खत्म होता है। आज हमने समझा कि किस तरह चाइना और कोरिया में कम्युनिज्म फैला और किस तरह चाइना और कोरिया में कम्युनिज्म ने अपनी अपनी सरकार एस्टेब्लिश करी। चाइना में, पूरे चाइना में, और कम्युनिज्म में कोरिया में केवल नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, सो आई होप आज का टॉपिक आपको डिटेल में समझ आया होगा। चाइनीज रेवोल्यूशन क्या है, चाइना का हमने थॉरली समझा ना, इंपीरियलिस्टिक चाइना, फिर उसके बाद एक जो है वो क्या बोलते हैं उसको, डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश हुई चाइना में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो वॉरलॉर्ड एरा, फिर केएमटी की सरकार, फिर जापान का इन्वेजन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, फिर सिविल वॉर, सिविल वॉर के बाद फिर सीसीपी की सरकार, पीआरसी एस्टेब्लिश हुआ और 1979 में जाकर पीआरसी को जो है वो एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला यूएन और यूएस के द्वारा, और जो कि आज तक वहां पर मौजूद है कम्युनिस्ट रिजीम। दूसरी साइड कोरिया की जर्नी हमने देखी, 1907 के बाद जापान ने कंट्रोल कर रखा है, जापान के कंट्रोल में रहा वो 1945 तक, जापान के कंट्रोल में रहा। 1945 के बाद यूएसएसआर और यूएसए ने आपस में बांट लिया, या वर्ल्ड वॉर के दौरान भी यूएसएसआर और यूएसए ने आपस में बांटा हुआ था। फिर उसके बाद वहां पर जो है वो वॉर छिड़ी, कोरिया की वॉर, और किस तरह जो है वो हमने देखा कि पीस कीपिंग फोर्सेस ने, मतलब फाइनली नॉर्थ की फोर्सेस ने जो है वो साउथ की फोर्सेस को अपने मतलब कंट्रोल में लिया, फिर यूएन की फोर्सेस ने जो है वो नॉर्थ की फोर्सेस को भगाया और कोरिया दो हिस्से में बट गया। सो कोरिया की कहानी हमें समझ आ गई, चाइना की कहानी हमें समझ आ गई। कहां पर? 20th सेंचुरी, पूरे 20th सेंचुरी की चाइना की कहानी हमने डिटेल में समझ ली है। नॉट जस्ट चाइना, कम्युनिज्म की कहानी भी। ठीक है, यूएसएसआर में किस तरह कम्युनिज्म फैला हमने कोल्ड वॉर के दौरान, वो भी तो समझ लिया है ना। सो अगर आपने पिछले टॉपिक्स नहीं देखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की थॉरो समझ आपकी इतिहास की बने, तो पिछले टॉपिक्स देखिए, मैंने उसमें समझा दिया बहुत कुछ। मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, वहां पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं, वहां से भी आप पिछले सेशंस को एक्सेस कर सकते हैं। मेक श्योर यू वॉच ऑल दोस प्रीवियस सेशंस। सो आज के सेशन को मैं यहां खत्म करता हूं, मिलूंगा मैं आपसे अगले सेशन में। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे वियतनामीज वॉर, हम देखेंगे इंडो चाइना में कम्युनिज्म किस तरह फैला। ठीक है, अगले सेशन में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।